नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप महा रिवीजन कोर्स से बेनिफिट ले रहे होंगे। मोशन के सभी टीचर्स आपके सिलेक्शन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उसी के नाते हम सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आपके सामने आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं मैग्नेटिज्म पार्ट 1 आपके सामने लेके आया था। आज मैं मैग्नेटिज्म पार्ट 2 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हमारे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन टॉपिक्स को लेके मैंने कुछ सवालों का कलेक्शन यहाँ लिया है और उन सवालों की हेल्प से मैं आप तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस महा रिवीजन कोर्स से एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़े हुए होंगे और डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। बच्चों, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन रहें और सफलता के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें। सफलता पाने के लिए प्रयासों का सतत होना ज़रूरी है। अगर प्रयास सतत हैं तो डेफिनेटली एक दिन वो अच्छे परिणाम देके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस महा रिवीजन कोर्स से सतत रूप से जुड़े रहेंगे, एंड तक जुड़े रहेंगे और सभी टीचर्स के द्वारा सभी सब्जेक्ट्स में जो मेहनत की गई है उस मेहनत के परिणामों को आप सार्थक करेंगे। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले थे, बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उनके कुछ सवाल में यहाँ लेके आया, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। 1 बाय 1 अपन चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, इस सवाल में बच्चों क्या दिया हुआ है अपने को? A vibration magnetometer placed in magnetic meridian has a small bar magnet. The magnet executes oscillations with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of magnetic field. बच्चों, बेसिकली अगर हम चर्चा करें कि जो टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम वी। अब यहाँ एक ही बार मैग्नेट अपन यूज कर रहे हैं तो दो अलग अलग केसेस है, बट दोनों केसेस में आई सेम हो गया। यहाँ पर बार मैग्नेट जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज नहीं होगा उसका, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज नहीं होगा, ये भी सेम रहा उसका। तो इस सवाल में चेंज क्या किया हमने? पहले 24 माइक्रोटेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था और फिर सेकंड सिचुएशन में हमने 18 माइक्रोटेस्ला का उसके अगेंस्ट में क्रिएट कर दिया। तो बच्चों बचा हमारे पास जो डिफरेंस आया वो आया बी में, तो हम लिख सकते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी, और हम ले सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 बाई B2, ऐसा लिख सकते हैं। और B1 दिया हुआ है 24 माइक्रोटेस्ला और B2 बच्चों 24 के अगेंस्ट में 18 आपने लगाया है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बचेगा वो तो हमारे पास 6 माइक्रोटेस्ला ही बचेगा। तो सेकंड सिचुएशन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है वो है 6 माइक्रोटेस्ला। तो इस तरीके से ये हो गया 2, तो T2 is twice of T1।
और t1 था बच्चों यहाँ पर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दिया हुआ अपने को, तो ये हो गया हमारा आंसर 2 इंटू 2, यानी कि आंसर हो गया हमारा 4 सेकेंड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be। बच्चों जब बार मैग्नेट स्ट्रेट थी तो पोल स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं M और इसकी लेंथ दी हुई है L, तो M की वैल्यू हो गई पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब हमने क्या किया कि बार मैग्नेट को बेंड कर दी। तो जब हम बार मैग्नेट को बेंड कर देंगे ऐसे, तो ये हो गया बच्चों प्लस M, ये माइनस है। तो इन दोनों पोल्स के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। सपोज ये डिस्टेंस d है, बट बार मैग्नेट की लेंथ तो उतनी की उतनी है, तो ये चीज तो उतनी है। और तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ से निकलता है। दोनों पोल्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ हो उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो m हो गया बच्चों m इंटू डी, ये m डैश हो गया न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अब सवाल है कि m की वैल्यू कितनी, तो m की वैल्यू तो यहाँ से लिख लेंगे हम m अपॉन l, और d कितना, वो d हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों ये रेडियस सपोज r है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, और इन दोनों एंगल का सम 120 है। इसका मतलब ये भी 60-60 रहे होंगे। तो ये तो तीनों एंगल सेम हो गए, तीनों एंगल सेम होने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो d की वैल्यू है वो r के इक्वल ही रहेगी, एक बात। और दूसरी बात, रेडियस इंटू एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो हम कह सकते हैं रेडियस इंटू एंगल, एंगल यानी π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, वो है L। तो R की वैल्यू आ गई बच्चों 3L अपॉन पाई, एक वैल्यू आ गई अपने पास। बस अब हमारा सवाल हो गया, अब वैल्यूज रिप्लेस करनी है अपने को। तो m डैश इक्वल टू m, m की वैल्यू यहाँ से लिखी है m/L। हमेशा फाइनल एक्सप्रेशन को उन टर्म्स में लेके आइए जो टर्म्स क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में कैपिटल M है इंटू D, D इज R और R की वैल्यू है बच्चों 3L/पाई, तो 3L/पाई हो गया यहाँ पर, L से L कैंसिल हो गया, तो M डैश की वैल्यू निकल के आ गई 3M/पाई। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A thin circular disc of radius r is uniformly charged with density sigma per unit area. The disc rotates about its axis with uniform angular speed. The magnetic moment of the disc is। देखो बच्चों बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसका पहले वाला सवाल भी बहुत अच्छा था और ये सवाल भी बहुत अच्छा है। एक डिस्क है और इसको आपने यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है सब जगह पर, और ये ओमेगा से घूम रही है, और अब आपको इस डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। बच्चों
मैंने पिछले वीडियो में भी इस फंडामेंटल पर 2-3 सवाल लिए थे, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। मैंने आपको बोला था जब भी कोई चार्ज बॉडी रोटेट करती है तो उसके m और j का जो रेशियो होता है, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और j मीन्स एंगुलर मोमेंटम, तो उसके m और j का जो रेशियो होता है बच्चों वो q/2m के इक्वल होता है। यहाँ हो जाएगा बच्चों q/2m। अब क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी अपने को सिग्मा दे रखी है, तो चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास। अब अपने को m चाहिए, तो m हो जाएगा बच्चों m इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2m इंटू j, j मीन्स आई ओमेगा, j है यहाँ पर आई ओमेगा, और आई होगा डिस्क है तो डिस्क का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा, तो ये होगा mr²/2 इंटू ओमेगा। तो j की वैल्यू हुई mr²/2 इंटू ओमेगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर ले जाके, तो ये हो गया mr² ओमेगा/2। तो मास तो कैंसिल हो गया बच्चों, और m की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई r⁴ इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारे सवाल का फाइनल जवाब हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसकी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। बच्चों पहली बात तो मैग्नेटिक पोल कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक पोल अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। अगर नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली साउथ पोल भी कहीं ना कहीं वहां होगा। तो यहाँ अब मान लो ये एक बार मैग्नेट है और ये उसका पॉजिटिव पोल और ये उसका नेगेटिव पोल, यानी कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ना क्लोज लूप बनाती है, मतलब ऐसे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कोई लाइन है, यहाँ से निकली, यहाँ से गई और यहाँ एंटर करेगी, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खास बात होती है, उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, discontinuous, sometimes continuous and sometimes discontinuous, nothing can be said। बच्चों बड़ा conceptual question है। always continuous, magnetic field lines of force are always continuous। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा बच्चों फर्स्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। The magnetic field strength at distance d due to an isolated pole of strength m। यहाँ पर एक पोल लिया है इन्होंने और d डिस्टेंस पर आपसे पूछा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। बच्चों यहाँ पर आप यूज करिए एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक चार्ज। अगर कोई ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से आप r डिस्टेंस पर जाकर E लिखेंगे तो E क्या लिखते हैं वहाँ पर KQ/r²। तो यहाँ B क्या लिखेंगे आप KM/d²। बस फर्क क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 होती है, तो इसको लिखेंगे आप 1/4πε0 into Q/r²। जबकि यहाँ पर जो K की वैल्यू लिखेंगे वो मैग्नेटिज्म में वो लिखेंगे हम μ0/4π। तो B की वैल्यू हो गई बच्चों
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही अपन चर्चा कर रहे थे इसके पहले वाले सवाल में कि जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिज्म में अगर नॉर्थ पोल का एग्जिस्टेंस है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं साउथ पोल का भी एग्जिस्टेंस रहेगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इन्होंने पूछा मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल बच्चों, ये सही स्टेटमेंट है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगला सवाल है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स डिपेंड्स ऑन पोल स्ट्रेंथ ओनली, डिस्टेंस ओनली, मीडियम ओनली, ऑल द थ्री अबव। बच्चों यहां पर एनालॉजी देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में और मैग्नेटिक चार्जेस के बीच में। मैग्नेटिक पोल को अपन मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं कई बार। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पर फोर्स होता है बच्चों K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पर फोर्स होता है K M1 M2 बाय आर स्क्वायर। यहां K की वैल्यू होती है बच्चों, इधर में K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम में ले रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। इधर की अगर हम बात करें तो यहां F का मतलब होता है, यहां F का मतलब होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और मीडियम है तो म्यू आर भी आ जाएगा, M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने बोला पोल स्ट्रेंथ ओनली, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। पोल स्ट्रेंथ पे तो डिपेंडेंसी है ही हमारी, M का मतलब यहां पर पोल स्ट्रेंथ है। डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंसी है। मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, तो इस पर भी डिपेंडेंसी है। तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेंसी है, डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंसी और मीडियम पे भी डिपेंडेंसी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द थ्री अबव। और यही बात इलेक्ट्रिसिटी में भी लागू होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पर डिपेंड करता है, उनके सेपरेशन पर डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहूंगा रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस देखें तो G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। दो पॉइंट मासेस को आप हवा में रखिए या उनको पानी में ले जाइए, उनके बीच का फोर्स जितना एयर में रहेगा उतना ही वाटर में रहेगा। लेकिन दो चार्जेस को आप हवा में रखिए और उनको फिर पानी में ले जाइए, तो अगर आप पानी में ले जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा, हवा में रहेंगे तो अलग रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेशन डिपेंडेंट है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स भी पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, सेपरेशन पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, टाइम पीरियड्स of vibration of two bar magnets
in sum and difference position are 4 second and 6 second respectively. The ratio of their magnetic moments m1 by m2 is। बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल ना नीट में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन तो है सम पोजीशन। सम पोजीशन का मतलब होता है बच्चों ये दो बार मैग्नेट एक के ऊपर एक रखी हुई है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ, तो इसका भी नॉर्थ इसका भी साउथ। तो आप देखिए दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। और दूसरी ये सम वाली सिचुएशन कहलाती है। और डिफरेंस वाली केस में क्या होगा बच्चों, अगर एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है तो इसमें बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ इस तरीके से हो जाएगा। ये डिफरेंस पोजीशन कहलाती है। अब आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूले पर। बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्केलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय एम बी। सम पोजीशन के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो T अगर आप सम पोजीशन के लिए कैलकुलेट करोगे तो M1 प्लस M2 लिखेंगे, और T अगर हम डिफरेंस पोजीशन के लिए लेंगे तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस। अब डिफरेंस पोजीशन में यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, डिफरेंस पोजीशन में M की वैल्यू हो जाएगी M1 माइनस M2, और जब आप इनका रेशो लेंगे T सम अपॉन T डिफरेंस इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये रेशो ये दे रखा अपने को 4/6, तो ये बच्चों होंगे 2/3। और इस तरीके से अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 4/9। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो M1 की रेशो पूछा है इन्होंने, तो M1 बाई M2 की वैल्यू निकल के आती है बच्चों 2.6 अपॉन 1। तो इस तरीके से हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है द पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू मैग्नेट्स इन द सेम फील्ड आर इन द रेशियो 2:1 इफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स इज। बच्चों यहां पर मैंने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर, यहाँ पर मैंने ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर पर 2-3 सवाल लिए हैं। कारण इस फंडामेंटल पर क्वेश्चन पूछा जाना बहुत कॉमन है एग्जाम्स में। बेसिकली टी का वैल्यू है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है इफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, तो आई तो सेम है इस क्वेश्चन में। दो सिचुएशंस है और दोनों सिचुएशंस में आई सेम है। टू मैग्नेट्स अलग अलग हैं तो एम डिफरेंट हो जाएगा, बट दे बोथ आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फील्ड, तो बी सेम हो गया यहां पर, यानी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम हो गया। तो हम कह सकते हैं T1 by T2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। और आपको चाहिए किसका रेशियो, M1 M2 का रेशियो। तो बच्चों M1 by M2 इक्वल टू T2 by T1 का स्क्वायर।
और T2 बाई T1 है 1/2, T1 रेशियो T2 2/1 है, तो T1 रेशियो T2 रेशियो T1 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा m1/m2 इक्वल टू 1/4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। द वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज, ससेप्टिबिलिटी दी हुई है बच्चों अपने को 30 इंटू 10⁻⁻⁴। इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी। रिलेटिव परमेबिलिटी पर सवाल है। पहली चीज तो अपन ये समझ लें कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती क्या है बच्चों। रिलेटिव परमेबिलिटी का अपने पास ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेशन क्या है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब यहां पर ससेप्टिबिलिटी दी हुई है आपको, तो रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा 1 प्लस 30 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 1 प्लस 0.0003, और ये अपना आंसर आ जाएगा 1.0003। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अच्छा 30 है ना, सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, 30 है तो ये हो जाएगा अपने पास 0.003। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना 1.003, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज 2 सेकेंड। पीरियड दिया हुआ है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट मैग्नेट। जैसा कि मैंने आपको बताया T होगा 2π√I/mb। अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रहे हैं, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। M और B वही है, तो T प्रोपोर्शनल टू √I होगा, और I को हम कर रहे हैं 4 टाइम, तो T1/T2 इक्वल टू √I1/I2। और मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 4 टाइम किया है, तो ये हो गया I/4I यानी 1/2। दिस इंप्लाइज T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1, और T1 दिया हुआ उन्होंने 2 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा बच्चों ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट फोर्स exerted on a point नॉर्थ पोल की पॉल स्ट्रेंथ दी हुई है अपने को, तो पॉल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल दिया हुआ है अपने को 3200 एम्पियर इंटू मीटर, और साउथ पोल की पॉल स्ट्रेंथ दी हुई है अपने को 10 एम्पियर इंटू मीटर, और सेपरेशन दिया हुआ है इनके बीच में अपने को 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 मीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर को 1/10 मीटर ले सकते हैं। और अपने से पूछा फोर्स, तो फोर्स के लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया बच्चों, फोर्स बिटवीन द पोल्स K m1 m2 बाय r²। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लिखते हैं अपन, K q1 q2 बाय r²।
तो फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक चार्जेस K m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया K की वैल्यू मैग्नेटिज्म में 10⁻⁻7, m1 दिया हुआ है 3200, m2 दिया हुआ है अपने को 10 और r की वैल्यू दी हुई है 1/10। तो इस तरीके से हमारे पास इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। कैलकुलेट करेंगे जब इसको तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.32 न्यूटन। अगले सवाल पर चलते हैं। द कोर्सिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज 100 एम्पियर पर मीटर। It is to be demagnetized by placing it inside a solenoid of length 100 centimeter and number of turns 50। तो सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया n/l। n दिया हुआ है 50 और l दी हुई है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, तो ये हो गया 50 टर्न्स पर मीटर। 50 टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर की वैल्यू होगी 50 टर्न्स पर मीटर। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हमें रिटेंटिविटी को बताता है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमें कोर्सिविटी को बताता है। BH कर्व है ये। तो बच्चों B होता है म्यू नॉट NI एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। और ये वैल्यू दे रखी है आपको 100 एम्पियर पर मीटर। तो ये -100 एम्पियर पर मीटर। तो मॉड H की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई। तो I इक्वल टू H/N। म्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो ये हो गया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 50, यानी I की वैल्यू हो गई बच्चों 2 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सोलेनोइड में 2 एम्पियर का करंट पास कराएंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप होगा वो बी को 0 पे लाके खड़ा कर देगा, यह मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेल्सियस is 0.0075, then its value at -173 डिग्री सेल्सियस will be। क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी की बात हो रही है और ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन जो है वो सेल्सियस में दिया हुआ है और यहाँ जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं। तो आपसे ससेप्टिबिलिटी बाद वाले टेम्परेचर पर पूछी है, तो ये हो जाएगा T1/T2 रेशियो। अब T1 दिया हुआ है आपको -73 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में लिखेंगे तो इसमें 273 ऐड करिए तो ये 200 केल्विन हो जाएगा। और जो बाद वाला टेम्परेचर आपको दिया है वो दिया है -173 डिग्री सेल्सियस बाद वाला टेम्परेचर दिया है आपको। तो -173 में अगर मैं 273 ऐड करूंगा तो बाद वाला टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 100 केल्विन। तो पहले वाला टेम्परेचर तो हो गया हमारा 200 और बाद वाला हो गया हमारा 100। तो ससेप्टिबिलिटी in second case is equal to 2 times of susceptibility in
फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में दिया हुआ है आपको 0.0075, तो 2 इंटू 0.0075, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा पास 00.0150। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन inside a solenoid is 6.5 into 10 की पावर -4 टेस्ला। When it is filled with iron medium, then induction becomes 1.4 टेस्ला। आप समझिए कितनी हाई परमेबिलिटी होगी, रिलेटिव परमेबिलिटी आयरन की, कि जो चीज पहले 6.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला थी वो बढ़कर 1.4 टेस्ला हो गई। द रिलेटिव परमेबिलिटी बच्चों, फील्ड अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम बिना मटेरियल के देखें, मैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट मटेरियल, तो वो होगा म्यू नॉट Ni, और विद मटेरियल देखेंगे मीडियम में, ये तो वैक्यूम में हो गया एक तरीके से, और मीडियम में देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर Ni। और अब अगर इनका रेशियो ले लें हम, तो म्यू आर इक्वल टू बी एम बाई बी नॉट हो जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम अपॉन मैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट मीडियम, दोनों का रेशियो ले लूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास म्यू आर, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा सब, और म्यू आर की वैल्यू हो गई, मीडियम के साथ वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1.4 टेस्ला, और विदाउट मीडियम कितनी दे रखी है अपने को 6.5 इंटू 10 की पावर -4। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 2154। तो आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। इस सवाल में दिया है बच्चों अपने को हिस्टैरिसीस लूप्स फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज थोड़ा सा मैं इसका थ्योरी समझा दूं आपको। अगर हम किसी मटेरियल का बीएच कर्व, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व देखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व कुछ इस तरीके का होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट रिटेंटिविटी बताता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कोर्सिविटी बताता है, या यूं कहे कर्सिव फोर्स को बताता है। और यहां पर एरिया से हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड पीरियोडिक हो तो फिर उस केस में हम चाहते हैं कि जो ये एरिया है ये कम रहना चाहिए। लेकिन हम जब परमानेंट मैग्नेट्स बना रहे हों तो उस केस में एरिया बड़ा भी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो या ट्रांसफार्मर कोर हो, उस केस में हम चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो फील्ड रहता है वो, जैसे ट्रांसफार्मर है तो वहां पर हम पीरियोडिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जहां पर पीरियोडिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम यूज कर रहे हो तो वहां पर ये एरिया हम कम रखते हैं। तो ट्रांसफार्मर के लिए तो हम इस वाले पर जाएंगे, और परमानेंट मैग्नेट के लिए हम इस वाले पर जाएंगे। अब यहां पर ऑप्शंस चेक करिए क्या क्या दे रखे हैं।
तो सेलेक्ट करिए बी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हो जाएगा। और तो अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है these materials are used to make magnets for electric generators, transformer core and electromagnetic core, then it is proper to use। तो यहां पर ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करेंगे बी को, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए भी हम यूज करेंगे बी को, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हम यूज करेंगे ए को, ये वाला सी सही हो जाएगा यहां पर। बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, और ए वाला किस मटेरियल हम कहां पर यूज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा हमको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने है। रिलेटिव परमिटिविटी, यानी बात हो रही है म्यू आर की, एंड परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गई एप्सिलॉन आर, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया म्यू आर। रिलेटिव परमिटिविटी एंड relative permeability of a material are ER and mu R respectively. Which of the following values of these quantities are allowed for a diamagnetic material? बहुत बढ़िया सवाल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल नेगेटिव होती है, और रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे। तो ये चीज अगर स्मॉल नेगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, नंबर 1। अब जहां तक रिलेटिव परमिटिविटी का सवाल है, तो रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की तो होती है 1, और कंडक्टर्स के लिए होती है इनफाइनाइट, बाकी अदर मटेरियल्स के लिए 1 और इनफाइनाइट के बीच में कुछ होगी। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है उसके लिए 1 से ज्यादा होगी, तो ये चीज तो 1 से ज्यादा होगी और ये चीज 1 से कम होगी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए जिसमें ये 1 से बड़ी और ये 1 से छोटी, तो हमारा सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन ए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर आपको वैल्यू ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको एनालिटिकल अप्रोच से क्वेश्चन का जवाब देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences, मैग्नेटिक नीडल को यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल को रखोगे तो इस वाले एंड पर फोर्स और इस वाले एंड पर फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो जितना फोर्स इस पर लगता उतना ही फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता, और दोनों नेट फोर्स, इस दोनों फोर्सेस का सम 0 हो जाता यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में नेट फोर्स 0 ही होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी और फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी, दोनों एक्सपीरियंस कर सकती है, टॉर्क एंड फोर्स। तो इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पर ध्यान रहे, फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता तो फोर्स, नेट फोर्स सर्टेनली 0 होता, बट यहां फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया है, नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से नेट फोर्स
जीरो होना जरूरी नहीं है और टॉर्क का जीरो होना भी जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और क्वेश्चन में बोला है needles N1, N2 and N3 are made of ferromagnetic, a paramagnetic and a diamagnetic substance respectively। तीन नीडल है अपने पास, N1, N2, N3। N1 जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, N2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है और N3 डायमैग्नेटिक मटेरियल की। बच्चों इसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अ मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू दैम, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट तो करता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट करता है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल को वीकली रिपेल करता है। तो ये तो रिपेल होगी, ये अट्रैक्ट होगी बट वीकली अट्रैक्ट होगी, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी। तो स्ट्रांगली अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन, और तीसरे के लिए वीक रिपल्शन। छठिए कहां पर होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन, ये ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों। Among the following properties describing diamagnetism, identify the property that is wrongly stated। wrong statement select करना है। ये चार प्रॉपर्टीज बोली हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होती। देखिए पहला, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो बात सही। अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगा, सच। दूसरा स्टेटमेंट, डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्लास में भी समझाया था कि जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ऑर्बिटल मोशन अफेक्ट होता है, और उसी की वजह से एटम में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होता है। इसीलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। ये बी ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा स्टेटमेंट है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। नो, डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल नेगेटिव होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सवाल में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तो सी रॉन्ग हो गया बच्चों। डी है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। यस, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल में जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट नलीफाई कर देता है। तो यहां पर चौथा स्टेटमेंट भी सही है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना था तो सी रॉन्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हम चर्चा कर रहे थे। डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है
कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनमें एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। एटम का हर एक एटम, डायमैग्नेटिक मटेरियल के हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। उसका रीजन यहां पर ये छिपा हुआ है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर। इस बात पर फोकस करने के लिए ही मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। सॉफ्ट आयरन की बच्चों हम परमानेंट मैग्नेट्स तो बनाते हैं स्टील से, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो बनाते हैं हम सॉफ्ट आयरन से। उसका रीजन अभी मैंने आपको 2 ग्राफ बताए थे, बीएच कर्व बताया था। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए ये एरिया ज्यादा भी हो तो चलेगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए ये एरिया कम होना चाहिए, नंबर 1। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो कर्सिव फोर्स है या कर्सिविटी है और जो रिटेंटिविटी है वो भी लो रहनी चाहिए। और सॉफ्ट आयरन की खास बात क्या है बच्चों, सॉफ्ट आयरन में दोनों ही चीज कम होती है। सॉफ्ट आयरन में रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों ही कम होती है, और स्टील की रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों ही ज्यादा होती है। तो स्टील का यूज करेंगे हम परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एंड सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। तो इसका सही जवाब होगा लो रिटेंटिविटी एंड लो कर्सिव फोर्स, यानी कि 22 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी थ्योरी पे चला जाऊं। सपोज ये कोई मैग्नेटिक डायपोल है और ये उसकी एक्सिस है, यहां से, और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और ये थीटा। यहां कोई पॉइंट है, तो बच्चों यहां पर 2 तरह के फील्ड लेते हैं जैसा कि थ्योरी में पढ़ा हुआ है हमने, बी आर एंड बी थीटा। बी आर के लिए हमने क्लास में पढ़ा था इट इज 2km/r³ एंड cos थीटा, एंड बी थीटा होता है बच्चों 2km/r³ sin थीटा, और बी जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2km, सॉरी बी थीटा में 2 नहीं आएगा बच्चों, तो बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी km/r³ अंडर रूट। इन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो यह आएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और इस सवाल में अपने को थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। तो हमारा सवाल हो जाएगा बी के की वैल्यू हो गई 10⁻⁻7, एम दिया हुआ है आपको 1.2, आर दी हुई है 1 मीटर, और
थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos ऑफ 60 डिग्री हो गया आपका 1/2, तो 1 प्लस 3/4 हो गया बच्चों। cos 60 1/2 है तो cos स्क्वायर 60 1/4 हो जाएगा। और जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फिगर शोज टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स m ईच। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम दिया हुआ है। प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d with their axis perpendicular to each other. Find the magnetic field at the point P midway between the dipoles. Midway between the dipoles. Mid point है ये वाला जो point है ना, ये mid point है। अब देखो बच्चों, बात समझना, बड़ा अच्छा सवाल है। इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट P मैग्नेट A के लिए तो एक्सिस पर लाई कर रहा है और मैग्नेट B के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो B का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अपने को शो किया हुआ है उन्होंने नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पर B का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो यहां इधर की तरफ होगा। और अगर B का मैग्नेटिक फील्ड B है तो मैग्नेट A का मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा बच्चों यहां पर, क्योंकि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितना होता है उसके कंपैरिजन में डबल होता है। तो इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये मैग्नेट उसी पॉइंट पर उससे डबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो B है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट B। ठीक है, तो पॉइंट P पर नेट फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का रिजल्टेंट, तो √B² प्लस 2B²। तो आंसर हो जाएगा हमारा √5B। और B की वैल्यू पता ही है अपने को, √5। B किसका लिया है हमने, B का, और B के लिए कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, Km/r³। K मतलब μ0/4π Km/r³। R कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस D दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, सेपरेशन D दिया हुआ है, तो हाफ डिस्टेंस लेंगे तो D/2 हो जाएगा, तो D/2 का पावर 3। इस तरीके से ये हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 8 ऊपर आएगा तो 4 2 8, तो 2√5 μ0m/4πd³। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी 4 नहीं जाएगा, 4 से तो 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये πd³ हो जाएगा। और आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 कूलम थ्रोन वर्टिकली। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन। A charged particle of charge 2 coulomb thrown vertically upwards with velocity 10 meter per second. Find the magnetic force on this charge due to earth magnetic field. बच्चों, अर्थ में
के मैग्नेटिक फील्ड के दो तरह के कंपोनेंट होंगे, बी एच एंड बी वी, और वेलोसिटी चार्ज को प्रोवाइड करिए इधर। तो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट तो चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि वो तो वेलोसिटी के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल होता है वो वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये तो फोर्स अप्लाई करेगा नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स अप्लाई करेगा? बी एच। अब उन्होंने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स का डीप के साथ क्वेश्चन मिक्स करके बनाया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर और डीप दे रखा उन्होंने 37, तो tan ऑफ 37 इक्वल टू BV बाय BH। तो BH की वैल्यू आ जाएगी यहां से अपने पास। BV दे रखा है अपने को, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है 3 माइक्रो टेस्ला, तो 3 माइक्रो टेस्ला अपॉन 1037 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, तो ये हो गया 4 माइक्रो टेस्ला। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, वेलोसिटी और फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QVB, B मीन्स BH। चार्ज कितना गिवन है बच्चों? 2। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 10। और ये दिया हुआ 4 माइक्रो टेस्ला, ये हो गया 80 माइक्रो न्यूटन। यानी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में काफी मदद मिली होगी। और बच्चों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि सभी वीडियोस को सभी सब्जेक्ट्स में सिंसियरिटी के साथ लें और एंड तक हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। इस महा रिवीजन कोर्स से एंड तक जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।